नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ ऋतु तोमर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जो कि दिल्ली से है, जहां पर बीजेपी पदाधिकारियों की बैठक जारी है। बैठक में प्रदेश अध्यक्ष, संगठन महामंत्री और प्रदेश प्रभारी मौजूद है। शाम 5 बजे तक बीजेपी की ये बैठक चलेगी पदाधिकारियों की। तो आपको बता दें कि आज शाम 5 बजे तक बीजेपी पदाधिकारियों की ये बैठक चलेगी और बैठक में प्रदेश अध्यक्ष, संगठन महामंत्री और प्रदेश प्रभारी मौजूद है। तो पदाधिकारियों की ये बैठक दिल्ली में इस वक्त चल रही है, जहां पर कई बड़े पदाधिकारी नेता इस बैठक में शामिल। तो कई मुद्दों को लेकर चर्चा बैठक में। तो शाम 5 बजे तक चलेगी बीजेपी पदाधिकारियों की ये बैठक, जो कि इस वक्त दिल्ली में हो रही है। तो कई मुद्दों पर चर्चा होने वाली है, खासकर किसान आंदोलन को लेकर। जिस तरीके से लगातार देखा जा रहा है कि एक के बाद एक महापंचायतें चल रही हैं और साथ ही चुनाव भी हैं आगे, और ऐसे में बेहद महत्वपूर्ण ये बैठक। तो बैठक में प्रदेश अध्यक्ष, इसके साथ ही संगठन महामंत्री और प्रदेश प्रभारी मौजूद हैं। ब्रजेश श्रीवास्तव, एसोसिएट एडिटर, इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए ज्यादा जानकारी के साथ। ब्रजेश, आज दिल्ली में बीजेपी पदाधिकारियों की बैठक जारी है। शाम 5 बजे तक ये बैठक चलेगी। कितनी महत्वपूर्ण ये बैठक है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि 5 राज्यों के चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी उन तमाम राज्यों के पदाधिकारियों के साथ, संगठन लोगों के साथ एक बड़ी बैठक कर रही, महामंथन चल रहा है। और सबसे बड़ी बात है, यूं तो इस बैठक को जो केंद्र अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा इस बैठक को जो है संबोधित करेंगे, इस बैठक का नेतृत्व वो करेंगे। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस बैठक में मौजूद है। तो ये बेहद ही अहम बैठक है। और सबसे बड़ी बात ये है कि फ्यूचरस जो स्ट्रेटजी को लेकर के सबसे अहम बैठक मानी जा रही है। तमाम जो इस वक्त के हालात चल रहे हैं, वो फिर चाहे किसान आंदोलन की वजह से देश में जो हालात बने हैं, किसान आंदोलन के साथ साथ जो है जिस तरीके से विपक्ष लगातार सरकार के ऊपर हमलावर है, तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर के सरकार घिरी हुई है। और उस बीच में जो है इस पूरे आगे आने वाले राज्यों के जो चुनाव हैं, वहां पर किस तरीके से रणनीति बनाई जाए, किस तरीके से आगे की स्ट्रेटजी पर काम किया जाए, इसको लेकर के पूरी बैठक है। और इस बैठक में बीजेपी के न सिर्फ शीर्ष नेतृत्व से जुड़े हुए तमाम बड़े जो है लीडर शामिल हो रहे हैं, बल्कि इसके साथ ही अलग अलग राज्यों के जो प्रतिनिधि हैं वो भी इस बैठक में शामिल हो रहे हैं। ठीक है, यानी कि बेहद खास है आज की ये बैठक, जिस तरीके से अभी आपने बताया, क्योंकि 5 राज्यों में आगे चुनाव हैं और ऐसे में ये भी देखा जा रहा है कि दूसरी तरफ किसान आंदोलन लगातार मजबूती की तरफ बढ़ रहा है। तो इसका खासा नुकसान भी बीजेपी को उठाना पड़ सकता है और इसी बात को लेकर बीजेपी चिंतित भी है, क्योंकि इससे पहले भी कई बैठकें हुई है किसान आंदोलन को कहीं ना कहीं खत्म करने के लिए क्या कदम उठाए जाएं। तो आज की इस बैठक में क्या खास निर्णय लिया जा सकता है? किसान आंदोलन जिस तरीके से बढ़ रहा है, क्योंकि एक के बाद एक महापंचायतें हो रही हैं, 5 राज्यों में चुनाव भी है और खुद इस बात का ऐलान कर चुके हैं राकेश टिकैत भी कि अब आगे वो बंगाल भी जाएंगे, गुजरात भी जाएंगे। ऐसे में तो यहाँ पर बीजेपी को टेंशन तो दे दी है इस किसान आंदोलन ने, लेकिन आगे होगा क्या? देखिए, सबसे बड़ी बात है, बीजेपी की एक पुरजोर कोशिश है कि विपक्ष लामबंद ना होने पाए। और सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए, आज भी देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बड़ा कोई दूसरा चेहरा नहीं है और बीजेपी केवल इसी चेहरे के नाम पर आगे आने वाले राज्यों के चुनाव में भी जाएगी। लेकिन उससे सबसे बड़ी अहम बात यह है कि बीजेपी ये चाहती है कि किसान आंदोलन की आंच आगे आने वाले राज्यों के चुनाव में उसे ना जो है उसका आक्रोश ना झेलना पड़े। और यही वजह कि इस तरीके से फॉरवर्ड जो स्ट्रेटजी तैयार करने की बात है कि किस तरीके से इन राज्यों में किसान आंदोलन के असर को कम किया जाए, सरकार के प्रति बढ़ते असंतोष को कम किया जाए, और उन तमाम मुद्दों को लेकर कौन कौन सी ऐसी मुद्दे हैं जिनको लेकर के सरकार को आगे बढ़ना चाहिए, बीजेपी को आगे बढ़ना चाहिए, इसको लेकर के संगठन के साथ अहम बैठक है। और उसके बाद अगली स्ट्रेटजी के साथ फिर आगे जो है बीजेपी बढ़ेगी। तो इसको लेकर के महामंथन चल रहा है। उसी महामंथन को लेकर के आज बीजेपी के कार्यकारिणी से जुड़े हुए तमाम बड़े नेता शामिल हो रहे हैं।
बिल्कुल ब्रजेश, और जिस तरीके से आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ केरल जा रहे हैं, दूसरी तरफ वहीं पर श्रीधर की अगर बात की जाए तो वो बीजेपी में आज शामिल हो रहे हैं। ऐसे में आज बीजेपी के लिए वाकई में एक बहुत बड़ा दिन है और ऐसे में ही ये एक बड़ी बैठक भी हो रही है। तो और इसको लेकर क्योंकि केरल में आज देखा जा रहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दौरा है, दूसरी तरफ श्रीधर भी शामिल होने वाले हैं, तो क्या उसको लेकर भी किसी तरह की चर्चा आज बैठक में? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि केरल से लेकर हुबली तक जो बीजेपी का अपना चुनावी अभियान है वो शुरू हो चुका है। आज प्रधानमंत्री हुबली में जनसभा कर रहे हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ केरल पहुंच रहे हैं। तो ये जो बीजेपी की परिवर्तन यात्रा है, दरअसल बीजेपी की परिवर्तन यात्रा का मकसद ही उन तमाम राज्यों में अपनी पहुंच को दर्शाना है, पहुंच को बनाना है जहां पर बीजेपी भी बहुत मजबूती के साथ नहीं रह पाई या फिर नहीं वहां पर अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज करा पाई। ऐसे में एक बड़ा चैलेंज है। सबसे बड़ी बात यह कि बंगाल को लेकर बीजेपी काफी सीरियस है, लेकिन बंगाल के साथ साथ बाकी जो अन्य राज्यों के चुनाव हैं वो भी बीजेपी की साख का सवाल है। सबसे बड़ी बात यह जो क्षतिपूर्ति है वो उन तमाम राज्यों से बीजेपी कर सकती है जहां पर वो अभी तक सत्ता पर काबिज नहीं है या बहुत मजबूत स्थितियों में नहीं है। तो उनको कैसे अपने कब्जे में किया जाए, कैसे लोगों के असंतोष को कम किया जाए, कैसे जिस तरह से महंगाई, बेरोजगारी, किसानों का असंतोष, वो तमाम मुद्दे हैं जिसको लेकर के इस वक्त जो है एक अलग माहौल बनाने की कोशिश विपक्ष कर रहा है। तो उसको किस तरीके से भरपाई की जाए वो स्ट्रेटजी बनानी जरूरी है और उसी के तहत ये पूरी जो है महामंथन चल रहा है, बैठक चल रही है और बीजेपी के आगे की स्ट्रेटजी चल रही है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए विजेश। रुक करेंगे अगली बड़ी खबर की तरफ। वाम पंथ के गढ़ में सीएम योगी का जय श्री राम। केरल जाने से पहले सीएम योगी ने मलयालम में ट्वीट किया है, जगत गुरु आदि शंकराचार्य जी पावन धरती को नमन। सीएम योगी ने ट्वीट करते हुए लिखा, श्री नारायण गुरु जी को नमन करने का आज सौभाग्य मिला है। बीजेपी केरल की विजय यात्रा में शामिल होगा। ट्वीट के समापन में सीएम योगी आदित्यनाथ ने लिखा, जय श्री राम। तो केरल के मंगलौर में परिवर्तन यात्रा की सभा को संबोधित करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और कासारगोड में 5 बजे सभा को संबोधित करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ, जिसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट भी किया है जिसमें उन्होंने लिखा है, नमस्कार केरल, जगत गुरु आदि शंकराचार्य जी एवं श्री नारायण गुरु जी की पावन धरती को नमन करने का सौभाग्य आज फिर प्राप्त हो रहा है। आज बीजेपी फॉर केरलम द्वारा आयोजित विजय यात्रा में आप सभी के बीच मैं आज शामिल होऊंगा। तो जय श्री राम करके इस ट्वीट को खत्म किया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज केरल जाने वाले हैं। आपको बता दें कि आने वाले दिनों में केरल में चुनाव हैं और उन्हीं चुनावों को साधने के लिए बीजेपी की यात्रा है जिसमें आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल होंगे। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बीजेपी के एक स्टार प्रचारक के तौर पर जिस राज्य में भी चुनाव होते हैं वहां पहुंचते हैं, चाहे बात यहाँ पर अभी की क्यों ना हो, अब आप बात केरल की क्यों ना हो। इससे पहले आपको बता दें हैदराबाद भी वो पहुंचे थे, हैदराबाद पहुंचे, बिहार पहुंचे, लेकिन अब केरल में भी हुंकार भरेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जहां पर चुनावों को देखते हुए उनकी रैली होगी और वहां शामिल होंगे चुनावों को लेकर रैली में, और जिसको लेकर ट्वीट भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया है कि विजय यात्रा में वो शामिल होने वाले हैं। तो यूपी में हिंसा की साजिश मामले में छापेमारी, दिल्ली के शाहीन बाग में यूपी एसटीएफ की छापेमारी। शाहीन बाग में पीएफआई के दफ्तर पर यूपी एसटीएफ का छापा, रऊफ शरीफ के पूछताछ के बाद छापेमारी हुई। हाथरस हिंसा में साजिश और फंडिंग का आरोपी है रऊफ। केरल से प्रोडक्शन वारंट पर रऊफ को यूपी लाई है एसटीएफ। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, यूपी में हिंसा की साजिश मामले में छापेमारी की जा रही है। दिल्ली के शाहीन बाग में यूपी एसटीएफ की ये छापेमारी, शाहीन बाग में पीएफआई के दफ्तर पर यूपी एसटीएफ का ये छापा पड़ा है। तो रऊफ शरीफ से पूछताछ के बाद ये छापेमारी की गई है। हाथरस हिंसा में साजिश और फंडिंग का आरोपी है रऊफ। तो वारंट पर रऊफ को यूपी लाई है एसटीएफ। छापेमारी कर रही है यूपी की एसटीएफ। दिल्ली के शाहीन बाग में यूपी एसटीएफ ने छापेमारी की। आपको बता दें कि शाहीन बाग में पीएफआई के
दफ्तर पर यूपी एसटीएफ ने ये छापा मारा है। एसके वाजपेयी हमारे संवाददाता इस वक्त जुड़े हुए हैं। एसके, आपको बता दें जिस तरीके से लगातार एसटीएफ कार्यवाही कर रही है और उसी दिशा में आप यूपी में जो हिंसा हुई थी उस साजिश को लेकर आप छापेमारी की है दिल्ली के शाहीन बाग में, क्या कुछ जानकारी? बिल्कुल, जिस तरीके से हम बात करें हाथरस की घटना को लेकर पूरे मामले में सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने, साथ ही साथ में कहीं न कहीं ऐसे लोगों को तैयार करने जो पूरे प्रदेश में हिंसा फैलाएं, उसको लेकर ये पूरा मामला था। और इस मामले के तहत यूपी एसटीएफ की तरफ से 2 लोगों को मथुरा से गिरफ्तार किया गया था, जिसमें अपराध संख्या 199/2020 है, जिसकी विवेचना की गई, जिसके बाद कोर्ट में पूरे मामले को फाइल किया गया। जो दोनों गिरफ्तार आरोपी थे उनसे पूछताछ में जो चीजें निकलकर सामने आई थी उसमें दिल्ली के शाहीन बाग स्थित पीएफआई और सीएफआई के दफ्तरों पर यूपी एसटीएफ की छापेमारी हो रही है, जिसमें कहीं न कहीं वो चीजें प्राप्त करने की कोशिश हो रही है जो पूरे इस हाथरस मामले को लेकर प्रदेश में सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने के लिए जो फंडिंग की गई, जो लोग तैयार किए गए, जो सोशल मीडिया पे ट्रेंड चलाए गए, उन सारी चीजों को देखते हुए यूपी एसटीएफ की ये छापेमारी लगातार जारी है, जिसको लेकर उत्तर प्रदेश गृह विभाग ने स्थिति साफ कर दी है कि ये 199/2020 का मामला है जो कि मथुरा में दर्ज है, जिसमें पीएफआई के 2 एजेंट्स को गिरफ्तार करने के बाद उनसे पूछताछ की गई थी, जिसके बाद पूरे मामले में कोर्ट से सर्च वारंट लिया गया और सर्च वारंट लेने के बाद दिल्ली के शाहीन बाग इलाके में यूपी एसटीएफ लगातार छापेमारी कर रही है और हर वो चीज तलाशने की कोशिश कर रही है जो कहीं न कहीं इस पूरे षड्यंत्र के पीछे था। जी बिल्कुल, लेकिन एसके, क्योंकि ये जो बात शुरू हुई, ये पूरा मामला शुरू हुआ हाथरस हिंसा से केरल, अब केरल से दिल्ली के शाहीन बाग, आखिर ये तार दिल्ली के शाहीन बाग के पीएफआई से कैसे जुड़ गए? इस पूरे मामले को लेकर देखा जाए तो 3 राज्य कहीं ना कहीं शामिल हो गए हैं। बिल्कुल, जहां तक हम बात करें केरल में पीएफआई का बड़ा नेटवर्क है, वहीं उसके बाद अगर हम बात करें तो दिल्ली में उनके ऑफिसर्स थे। हालांकि जब ये संगठन प्रतिबंधित किया गया तो उसके ऑफिसर्स को बंद किया जा चुका था, लेकिन वहां पर बहुत सारे ऐसे लोग थे जो संदिग्ध रूप से इस संगठन से जुड़े हुए थे, जो कहीं ना कहीं इसकी गतिविधियों को लगातार आगे बढ़ा रहे थे। उन लोगों की तलाश में ये छापेमारी हो रही है, क्योंकि जो 2 लोग गिरफ्तार हुए थे मथुरा से, उनसे पूछताछ में जो इनपुट्स मिले हैं उन इनपुट के आधार पर ये छापेमारी यूपी एसटीएफ आज दिल्ली के शाहीन बाग इलाके में कर रही है। कहीं ना कहीं वहां पर जब पीएफआई का ऑफिस पहले से था और उस ऑफिस से जुड़े हुए लोगों की तलाश में, साथ ही साथ कौन से ऐसे दस्तावेज हैं जो इस पूरे फंडिंग से जुड़े हुए हैं, जिन्होंने इस पूरे मामले में सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने के लिए फंडिंग की, सोशल मीडिया का दुरुपयोग किया ताकि उत्तर प्रदेश में माहौल खराब हो। तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश पुलिस ने पूरे मामले पर केस दर्ज किया हुआ है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूरे मामले को स्वयं देख रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में हर वो चीज तलाशने की कोशिश है जिस क्रम में आज ये एसटीएफ छापेमारी कर रही है। जी, तो इस छापेमारी में क्या कुछ जानकारी सामने आई है इसके? अभी तक पुलिस ने आधिकारिक तौर पर यह बयान नहीं दिया है कि कितने लोगों को उन्होंने हिरासत में लिया है या छानबीन में क्या मिला है। हालांकि ये गृह विभाग ने जरूर साफ किया है कि कोर्ट से वारंट लेने के बाद नियमानुसार ये छापेमारी की कार्रवाई उत्तर प्रदेश एसटीएफ की तरफ से की जा रही है। ठीक है एसके, लेकिन सबसे बड़ी बात ये, क्योंकि अगर दिल्ली हिंसा की बात हम करें जो कि सीएए और एनआरसी को लेकर जब दंगे हुए थे तब हुई थी, उसको लेकर खूब जांच हुई, लेकिन अभी तक ये सामने नहीं आ पाया है कि आखिर मुख्यतः वो साजिश किसने रची थी। बाकी आगे जितने भी लोग उसमें शामिल रहे दंगे को भड़काने में, जिन भी लोगों ने अंजाम दिया, लेकिन जो मुख्यतः साजिश किसने रची इस बारे में अभी तक जानकारी नहीं मिल रही है। और शायद यूपी एसटीएफ की अगर बात करें तो वो भी इसी जानकारी की तलाश में अब यहाँ पर दिल्ली के शाहीन बाग पहुंच चुकी है, जिससे कि उसको ये जानकारी मिल सके कि आखिर हाथरस हिंसा भड़काने के पीछे किसका दिमाग था, मास्टरमाइंड कौन था। बिल्कुल, इन सारे बिंदुओं पर लगातार यूपी एसटीएफ जांच कर रही है। खास तौर पर पीएफआई के जुड़े हुए नेटवर्क के लोगों के साथ लगातार पूछताछ का दौर जारी है। हर उस सोशल मीडिया अकाउंट और साथ ही साथ में जिन अकाउंट से फंडिंग हुई है उन फंडिंग को लेकर लगातार कोशिश की जा रही है कि उनके तार किससे जुड़े हैं, कौन इस पूरे नेटवर्क का मास्टरमाइंड था। हालांकि जो 2 लोग गिरफ्तार हुए हैं उनसे बहुत सारे इनपुट्स मिले हैं, जिसमें केरल और साथ ही साथ में जो दिल्ली का शाहीन बाग इलाका है वहां के कुछ लोगों के जुड़े होने, साथ ही साथ वहां से फंडिंग को भी कहीं न कहीं मदद पहुंचाने में लोगों ने जो साथ दिया था, तो उसको लेकर ये छापेमारी हो रही है। संभवतः कि ये छापेमारी के बाद कोशिश यही होगी कि और कुछ लोगों की गिरफ्तारी हो सकती है, जो कि पूछताछ में उन लोगों ने, जिन लोगों के बारे में सटीक जानकारी दी है कि वो लोगों ने किस तरीके से इस पूरे षड्यंत्र को रचने में अपनी अहम भूमिका निभाई थी। चलिए ठीक, एसके बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो शाहीन बाग में पीएफआई के दफ्तर पर यूपी एसटीएफ ने छापेमारी की एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं। आपको बता दें कि केरल से गिरफ्तार किया गया था रऊफ को
हाथरस हिंसा मामले में पूछताछ में ये जानकारी मिली कि शाहीन बाग में जो पीएफआई का दफ्तर है वहां से कुछ न कुछ संबंध है, और उसी जानकारी यानी कि पूछताछ के बाद जो जानकारी मिली उसके आधार पर ये छापेमारी की कार्रवाई की गई दिल्ली के शाहीन बाग में पीएफआई के दफ्तर पर। तो अमिताभ आयुष जी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। आपका स्वागत न्यूज़ वन इंडिया पर अमिताभ जी। जी नमस्कार जी थैंक यू। अमिताभ जी, अभी यूपी हिंसा के मामले में, साजिश के मामले में दिल्ली के शाहीन बाग में यूपी एसटीएफ ने छापेमारी की है, क्योंकि ये शुरुआत हुई हाथरस से केरल और अब यहाँ पर दिल्ली के शाहीन बाग तक ये पूरी छानबीन पहुंच गई है। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसके लोग हमारे कस्टडी में है इस समय, और उनसे कस्टोडियल इंटरोगेशन चल रहा है। तो पीएफआई और सीएफआई से संबंधित इन लोगों से जो भी जानकारी प्राप्त हो रही है उसके आधार पर कोर्ट से सर्च वारंट प्राप्त किया गया है और नियमानुसार सर्च और सीजर की कार्रवाई हो रही है। फिलहाल ये कार्रवाई दिल्ली के पीएफआई और सीएफआई के दफ्तर पर चल रही है। अमिताभ जी, रऊफ शरीफ से पूछताछ के बाद ये छापेमारी की कार्रवाई की गई है, क्या इसके अलावा कोई और भी ठिकाने हैं? यानी कि जिस तरीके से शाहीन बाग में ये पीएफआई के दफ्तर पर छापेमारी हुई है, क्या इसके अलावा किसी और तरह की छापेमारी कहीं और भी देखने को मिल सकती है? इसके आगे जो जानकारी प्राप्त होती है इन जगह के सर्च और सीजर से जो भी डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं अथवा जो भी जानकारी प्राप्त होती है उस आधार पर आगे भी कार्रवाई हो सकती है। ठीक, शाहीन बाग में जो छापेमारी हुई है उसमें क्या कुछ सामने आया? अभी तो कार्रवाई चल रही है, उसके बाद फिर उन डॉक्यूमेंट्स का एग्जामिनेशन होगा एंड वी विल ट्राई टू सी अगर उसमें से कुछ भी हमारे काम का निकलता है तो। ठीक, अमिताभ जी, क्योंकि रऊफ से काफी समय से पूछताछ चल रही है और अब जो ये पूछताछ हुई उसके आधार पर ये छापेमारी की कार्रवाई हुई है, तो क्या पूछताछ के जरिए और भी कई संगठन हैं जिनके नाम आए हैं, कुछ और लोगों के भी नाम क्या सामने आए हैं जो कि रऊफ ने बताए हैं? देखिए अभी तो इन्वेस्टिगेशन चल रहा है और बहुत सारी चीजें मैं रिवील नहीं कर सकता। जो भी कार्रवाई हो रही है उसके बारे में आपको कंफर्म कर सकता हूँ कि ये एक सर्च एंड सीजर की कार्रवाई कोर्ट से सर्च वारंट प्राप्त करने के बाद चल रही है। अमिताभ जी, जब ये पूरा मामला शुरू हुआ था उस दौरान ये बात सामने आई थी कि ना सिर्फ देश बल्कि विदेशी फंडिंग भी हुई है, तो विदेश में इसके तार कहाँ से जुड़े हुए हैं? इस पर भी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है लेकिन मैं आपको डिटेल्स रिवील नहीं कर सकता। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए अमिताभ जी। मुजफ्फरनगर से खबर है जहां पर पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में एक बदमाश को गोली लगी है और एक फरार हो गया है। तो एक फरार घायल बदमाश को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। एक बदमाश फरार हुआ और घायल बदमाश को अस्पताल में भर्ती कराया गया। आरोपी से जेवरात, बाइक, तमंचा और 4 कारतूस बरामद किए गए हैं। बदमाश पर गौकशी, लूट, चोरी, डकैती के 18 मुकदमे दर्ज हैं। तो मुठभेड़ में एक बदमाश को गोली लगी और एक बदमाश फरार हुआ। तो मुजफ्फरनगर में ये मुठभेड़ हुई है। पुलिस और बदमाशों के बीच में 18 मुकदमे दर्ज हैं बदमाश के ऊपर। मुठभेड़ में एक बदमाश को गोली लगी जिससे वो घायल हुआ, हालांकि उसका अस्पताल में इलाज चल रहा है। मीरापुर पुलिस द्वारा कुतुबपुर झाल पे चेकिंग की जा रही थी। खतौली की तरफ से 2 संदिग्ध व्यक्ति जो है आते हुए दिखाई दिए। उन्हें रुकने का इशारा किया गया तो उन्होंने जान से मारने की नीयत से पुलिस पे फायर कर दिया। जवाबी कार्रवाई में डिगरेरा के जंगलों में एक मुठभेड़ हुई जिसमें जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश घायल हुआ। उसके बारे में पता किया गया उसका लंबा चौड़ा आपराधिक इतिहास है। लगभग 1.5 दर्जन से अधिक उस पर मुकदमे हैं। वो सक्रिय अपराधी है, हिस्ट्री शीटर भी है और उस पर गौकशी और चोरी के काफ़ी मुकदमे हैं। और वो हमारे वहाँ से एक चोरी हुई थी उसमें वांटेड चल रहा था। उसको जो है बाद इलाज के लिए अस्पताल भेज दिया गया है। और उससे जो है एक चोरी की मोटरसाइकिल बरामद हुई है, एक 315 बोर का तमंचा बरामद हुआ है, 2 जिंदा कारतूस है, एक खोखा कारतूस है और उससे कुछ चांदी के जेवरात भी बरामद हुए हैं। रायबरेली में पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में एक बदमाश को गोली लगी, साथ ही फरार हुआ। मुठभेड़ में सिपाही भी गोली लगने से घायल हुआ है। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। गैंगस्टर एक्ट में वांछित चल रहा था बदमाश। तो रायबरेली में ये मुठभेड़ हुई है पुलिस और बदमाशों के बीच में, जिसमें मुठभेड़ में एक बदमाश को गोली लगी। गोली लगने से
घायल बदमाश और साथ ही फरार हुआ। मुठभेड़ में सिपाही भी गोली लगने से घायल हुआ है, तो घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, इलाज जारी है। गैंगस्टर एक्ट में वांछित चल रहा था ये बदमाश, जो कि अब पुलिस की गिरफ्त में। जैसा कि आपको जानकारी है कि कल रात की एक घटना के क्रम में एक वाहन चेकिंग के दौरान एक मोटरसाइकिल पे सवार बदमाश ने हमारे डी के थाने के एक सब इंस्पेक्टर के ऊपर गाड़ी चढ़ाने का प्रयास किया था, जिससे कि उनका घुटना टूट गया था और वो रुकने पर नहीं रुका था और भाग गया था। उसी अपराधी की तलाश में हमारी एसओजी की टीम और इंस्पेक्टर डी के नेतृत्व में डी थाने की पुलिस लगी हुई थी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया।